नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश को दिया लगभग 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। कहा कि किसानों के बेहतरी के लिए सरकार कर रही है काम। यूरिया के बढ़े हुए दाम का किसानों पर नहीं पड़ने दिया बोझ। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में धान की शुरू की खरीद। किसानों से अब तक एमएसपी पर करीब 12.21 लाख टन खरीदा धान। तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा के किसानों को 2,689.77 करोड़ रुपए का हुआ फायदा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर मध्य प्रदेश मुरैना में खुलेगा हॉर्टिकल्चर कॉलेज। वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। राज्य सरकार से भूमि भी आवंटित। हॉर्टिकल्चर संबंधी अनुसंधान कार्यों को भी मिलेगी गति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को 72 लाख किसानों को जारी की 1,560 करोड़ की किसान सम्मान निधि। 4,30,000 पट्टों के वितरण और 1,117 करोड़ से अधिक के 127 विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन। सिक्किम में अचानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव के काम में आई तेजी। राज्यपाल ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का किया दौरा। वहीं मुख्यमंत्री ने की आपदा स्थिति की समीक्षा। पर्यटकों को फिलहाल सिक्किम नहीं आने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने जबलपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूरिया के बढ़े हुए दाम का किसानों पर बोझ बढ़ने नहीं दिया। किसानों को सस्ता यूरिया मिले। दुनिया में यूरिया की थैली 3,000 में बिकती है। मोदी 300 से भी कम में देता है और इसलिए खजाने से 8 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है ताकि मेरे किसानों पर बोझ न पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है और इसी क्रम में सरकार ने किसानों से अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर करीब 12.21 लाख टन धान खरीदी है। सरकार के इस कदम से 99,675 किसानों को 2,689.77 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया है कि तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्य में किसानों को 12.21 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में 3 अक्टूबर तक 99,675 किसानों से एमएसपी पर 2,689.77 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है। दरअसल इस वर्ष आमतौर से थोड़ी अधिक क्षेत्रफल 411.96 लाख हेक्टेयर में बोए गए धान की कटाई की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने बफर स्टॉक का भंडार रखने के साथ साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी पर खरीद शुरू की है। मंत्रालय ने मौजूदा सीजन में 521.27 लाख टन की खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले साल के समान सीजन में वास्तविक खरीद 496 लाख टन रही थी।
केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत मुरैना जिले में हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तहसील पोरसा जिला मुरैना में लगभग 300 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। इस कॉलेज की स्थापना पर करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस अंचल में ये कॉलेज अपनी तरह का पहला कॉलेज होगा एवं इसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई होगी, जिसमें फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूलों की खेती और भू निर्माण, पौध संरक्षण, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विभाग होंगे। इस कॉलेज के माध्यम से हॉर्टिकल्चर संबंधी अनुसंधान कार्यों को भी गति मिलेगी और साथ ही नए रोजगार भी सृजित होंगे और क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी ये कॉलेज सहायक होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सतना में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन में 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के 1560 करोड़ का सिंगल क्लिक से अंतरण किया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1058 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने 4,30,000 परिवारों को पट्टों का वितरण भी किया और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के 75,000, मुख्यमंत्री नागरीय भू अधिकार योजना के 5,711 और स्वामित्व योजना के 3,50,000 पट्टे हितग्राहियों को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने 1,117 करोड़ 58 लाख की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और इसी के अंतर्गत 959 करोड़ 37 लाख रुपए के 40 कार्यों का भूमि पूजन किया गया तथा 157 करोड़ 84 लाख से अधिक के लागत के 87 करोड़ विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और जन कल्याण के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और इस प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप हमने विकास गतिविधियों में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदम हो या कृषि के उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियां, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 7,50,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया गया है, जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। पानी की बचत के लिए पाइपलाइन से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए अनुदान पर ट्रांसफार्मर की योजना पुनः आरंभ की जा रही है। किसानों को 0% पर ब्याज की व्यवस्था की गई है और किसान भाइयों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। डिफॉल्टर किसानों को सहकारिता की व्यवस्था से खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों को यदि फसलों को नुकसान हुआ है तो सर्वे कराकर राहत की राशि और फसल बीमा का पैसा दिलवाया जाएगा। 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दौरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बनेगा। 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सोहावल नहर। किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। और मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिंचाई की कितनी व्यवस्था होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से देश में खादी के उत्पादों के प्रति लोगों का न केवल आकर्षण बढ़ा है, बल्कि शुद्ध आर्थिक लाभ के साथ खादी आज वैश्विक ब्रांड भी बन रहा है। खादी के प्रति जनमानस के बढ़ते क्रेज के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान से। स्वच्छता ही सेवा, इस महाअभियान को लेकर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान खादी इंडिया शोरूम में आए हैं। ये बात करते हैं खादी को बढ़ावा देना और भारत की आत्मा को देश और दुनिया तक पहुंचा के खादी वस्त्र का प्रचार करना। आप हमेशा खादी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और खादी का वस्त्र भी आप पहनते हैं। आपने जब जब मंच पे अवसर मिला इस बात को आगे भी बढ़ाया, क्या कहेंगे?
जैसे कि पूरा भारतवर्ष में आज का दिन पूज्य गांधी जी को एक प्रकार की श्रद्धांजलि देते हुए आज प्रत्येक भारतवासी खादी खरीदने और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है और खादी के प्रति एक आत्मनिर्भर भारत देश की भावना के साथ प्रत्येक को खादी भी खरीदना है और उसके लिए वोकल भी बनना है, तो लोकल फॉर वोकल बना के आज खादी का जो उत्पादन है, जो एक प्रकार हम टर्नओवर बोलते हैं, जो करीब 25,000 करोड़ था 10 साल पहले, आज 1,30,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खादी ने एक नया स्वरूप भी लिया है। आज प्रत्येक युवा वर्ग में खादी के प्रति एक अलग भाव भी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से देश की जनता का ये भाव बदला है, उसमें आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है और फैशन का ट्रेंड बन रही है। इससे न केवल रोजगार व्यापार बल्कि भारत की जो पहचान है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम हो रहा है। बिल्कुल, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। खादी ने अपने आप को पुनर्जीवित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय वेशभूषा जो खादी में के साथ भारतीय उन मूल जड़ों से जुड़े हुई भावना को भी जागृत करता है। आज जो खादी के प्रति हमारी भावना बदली है, उसी में खादी का अपने आप का एक नया स्वरूप भी इतना महत्व, क्योंकि पहले खादी को आउटडेटेड या फैशन से बाहर लोग समझते थे, लेकिन खादी के इस व्यवसाय में लेटेस्ट फैशन के साथ आज हर कोई फैशन जो चाहता है वो सारी खादी वस्त्र में उपलब्ध है। इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो खादी से जुड़े कामगार है, वीवर्स है, उनको न केवल प्रोत्साहन दिया है बल्कि कई तरह की योजनाएं चलाई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, कारोबार और व्यापार की संभावनाएं बढ़ी है। किस तरह देखते हैं? आज तो उस उद्योग, खादी उद्योग से दुनिया भर के मार्केट में आज खादी उपलब्ध है। आप कहीं विदेश में जाओगे तो ऐसा कोई स्टॉल नहीं होगा जहां हमारे देश की खादी उपलब्ध नहीं होगी। तो हमारा ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग आज देश विदेश में है और अद्यतन रंग रूप में है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो गरीब लोग इस खादी से कामकाज से जुड़े हैं, जो विश्वकर्मा लोग हैं, उनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला के लिए विश्वकर्मा योजना भी लाए हैं और भी कई योजनाएं हैं जो खादी से जुड़े इन परिवारजनों को हेल्प करती है। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान, जिनका मानना है कि खादी न केवल वस्त्र है बल्कि ये भारत की पहचान है। न केवल ये लोकल से ग्लोबल हो रही है बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं का बहुत बड़ा जरिया भी बन रही है। मेरे से कैमरामैन विक्की और कुमार दत्ता के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में 10 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार से 4 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक के 13 सूखा प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। और इस पर बेंगलुरु से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खाना। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और कहा है कि इस समय कर्नाटक सरकार को तुरंत 6,000 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है, जिसके बाद केंद्र की ये टीम इन इलाकों का जायजा लेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीआरएफ के नियमों के तहत कर्नाटक सरकार को करीब 4,000 करोड़ रुपए सूखाग्रस्त इलाकों में इस स्थिति से निपटने के लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार मांग कर रही है 6,000 करोड़ रुपए की। देखा जाए तो कर्नाटक में ये सूखा ग्रस्त इलाके जो है पहली बार यहाँ पर सूखा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में करीब 11 बार इन इलाकों में सूखा घोषित किया गया था। तो सवाल यही उठता है कि क्या कर्नाटक सरकार को इस बात का एहसास नहीं था कि इन इलाकों में इस तरह का सूखा होने की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, किसानों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने में ही ये अंदाजा लग चुका था कि कर्नाटक में मानसून की बारिश की कमी के चलते ये इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाए और अगस्त के दौरान कर्नाटक सरकार राज्य में अपनी तमाम स्कीम्स को लागू करने में काफी बिजी नजर आई और इन स्कीम्स के चलते प्रचार में काफी व्यस्त रही। तो यही सवाल है कि क्या कर्नाटक सरकार ये जानते हुए कि पिछले 20 साल में इन तमाम इलाकों में पहले भी सूखा हुआ था, सूखा ग्रस्त इलाके हैं ये, तो इन इलाकों में
क्यों सरकार ने सिंचाई के कोई इंतजाम नहीं किए, क्यों माइनर इरिगेशन को लेकर यहाँ पर पहले से कोई इंतजाम नहीं हुए। ऐसे में इस वक्त किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात को जानते हुए भी कि पिछले 2 दशक में ये 12वीं बार यहाँ पर सूखा पड़ा है, तो सरकार ने पहले तैयारी क्यों नहीं थी, क्यों इन इलाकों में सिंचाई के इंतजाम नहीं हुए और क्यों इन इलाकों में पशुओं को और किसानों को जो है इस तरह की स्थिति से बचाने के लिए कोई कोशिशें क्यों नहीं की गई। कैमरामैन गणेश के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और कृषि क्षेत्र क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 खेती किसानी में बदलाव लाने के लिए तैयार है। ये पर्यावरण अनुकूल वाहन भारतीय कृषि के चेहरे को बदलने वाला है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। सब क्षेत्रों में ई वाहन अपनी पैठ बना रहे हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र इससे कैसे अछूता रह जाता। नवाचार की मिसाल पेश करते हुए CSIR CMERI दुर्गापुर ने कृषि क्षेत्र के लिए देश का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 पेश किया। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भविष्य में होने वाली खेती में अहम भूमिका निभाने वाला है। Traditionally, tractor use diesel, thus contributing significantly to the environmental pollutions. Global carbon footprint reduction strategy necessitates rapid transition of this sector toward the electrification. इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसकी गति से लेकर वजन, लीवर और पैडल की स्थिति जैसे हर पहलू को आधुनिक कृषि क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। किसान पारंपरिक घरेलू चार्जिंग सॉकेट का उपयोग करके 7 से 8 घंटे में ट्रैक्टर को चार्ज कर सकते हैं और खेत में 4 घंटे से अधिक समय तक ट्रैक्टर चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर से ढुलाई करना भी आसान है। ट्रैक्टर 1.8 टन क्षमता वाली ट्रॉली को अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींच सकता है। Another distinct features of the electric tractor is the V2L port. This means when tractor is not in operations, its battery power can be utilized for other secondary applications like pumping, etc. बल्कि ये 500 किलोग्राम की क्षमता उठाने और 1.8 टन क्षमता वाली ट्रॉली को खींचने के साथ अन्य कामों में उपयोगी साबित होने वाला है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बनके सामने आई है। हैदराबाद के एक कंपनी ने इसको कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया है और आशा करते हैं कि इससे इसका ऑपरेशनल कॉस्ट और पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है। खास तौर से इन किसानों के लिए एक ये वरदान साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने कहा कि लाचेन और लाचुंग में लगभग 3,000 लोग फंसे हुए हैं। सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी लोगों को निकाला जाएगा। रफ असेसमेंट जो हमारे चेक पोस्ट के डाटा से जो हमें अवेलेबल है, लगभग 3,000 टूरिस्ट वहाँ लाचेन और लाचुंग में स्ट्रैंडेड हैं और इसके अलावा लगभग 700-800 ड्राइवर्स भी होंगे जिनकी गाड़ियाँ गई हुई हैं। लगभग उसमें 3,000 में 150 लोग शायद मोटरसाइकिल से गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के थ्रू हम इवैक्यूएट करेंगे। जो लाचेन लाचुंग में लोग हैं, आर्मी ने अपनी कम्युनिकेशन लिंक जो उपलब्ध हैं अभी वॉइस ओवर इंटरनेट, उसके थ्रू उन लोगों के परिवार से उनकी बातचीत करा दी है, जिससे उनके परिवार को उनकी कुशलता के बारे में जानकारी मिल चुकी है। और वहीं सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का दौरा किया। राज्यपाल ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। सिक्किम के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में 10 लाख रुपए की राशि भी दान की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सिक्किम सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के प्रभावित लोगों को राहत उपाय प्रदान करने में मदद हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय हिस्से के 44.80 करोड़ रुपए राशि की दोनों किस्तें जारी करने की मंजूरी दी और इसके अलावा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण राज्यों को हुई हानि का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक IMCT का गठन किया है जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और इसके आकलन के आधार पर राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की जाएगी। 4 अक्टूबर की सुबह बादल फटने, फ्लैश फ्लड की घटनाओं के कारण तीस्ता नदी के प्रवाह में अचानक हुई वृद्धि के कारण अनेक पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कुछ हिस्से चुंगथांग बांध बह गए और सिक्किम की नदी घाटी के ऊपरी इलाकों में कई छोटे शहर और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर 24 घंटे सिक्किम की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। प्रदान की गई सहायता में NDRF की पर्याप्त टीमों की तैनाती, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों सहित आवश्यक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं और इसके अलावा बिजली, दूरसंचार और सड़क, राजमार्ग तथा परिवहन मंत्रालयों की तकनीकी टीमें राज्य में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और दूरसंचार नेटवर्क की समय पर बहाली के कार्य में सहायता प्रदान कर रही हैं। और सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण सरकार ने पर्यटकों से राज्य में यात्रा न करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने तक पर्यटक अपने यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दे। राज्य प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित मंगन जिले में फंसे लोगों से भी अनुरोध किया है कि वे घबराएं नहीं क्योंकि संबंधित अधिकारी आज से निकासी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर भी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि अन्ना आंदोलन से राजनीति में प्रयोग और कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टी का सच आज जनता के सामने आ गया है। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद सिक्किम सरकार ने पर्यटकों से राज्य में यात्रा न करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने तक पर्यटक अपने यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दें। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 2014 से हमारे शहरों और कस्बों के बदलाव के लिए 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भावी स्टार्टअप उपक्रमों और अन्य नए प्रौद्योगिकी प्रयासों में संसाधन उपलब्ध कराने में मुख्य सहायक बने उद्योग जगत। नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन रूप में लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए नौसेना और SBI ने नेट कैश कार्ड लॉन्च किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 23 वर्षों के दौरान 919 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल प्रत्यक्ष विदेश निवेश में से 995.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर बीते 9 वर्षों के दौरान आए हैं, जो कुल निवेश का 65% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बिना दावे वाली राशि के बारे में जानकारी देने वाले उद्गम पोर्टल से 30 बैंक जुड़ गए हैं और इससे लोगों को बिना दावे वाली राशि का पता लगाने के साथ उसके बारे में दावा करने में मदद मिलेगी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।